हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले इंटर सेकेंड ईयर का जो हिंदी कोर है उस पे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है हिंदी कोर में, उसका पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तमाम चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है तो आप दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि एक एक चीज़ों को आप बड़े गौर से देख पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है कि आपका 11th नहीं 12th क्लास का है और हिंदी कोर का है। जो बच्चे हिंदी कोर है जिसका वही इस वीडियो को देखेंगे। इसके लिए आपको जो समय है वो 3 घंटा दिया जाएगा। टोटल जो पूर्णांक होगा वो होगा 80 अंक का। यानी एग्ज़ाम सेंटर में आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है और उसमें 80 मार्क का आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, हम लोग एक एक चीज़ों पर देखते हैं। यहाँ लिखा है कि परीक्षार्थी यथासंभव निर्देशानुसार अपने शब्दों में उत्तर दें। यहाँ पे आप जो परीक्षार्थी हो आप यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। सेकंड लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पे जितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब के सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। थर्ड लिखा है कुल प्रश्नों की संख्या 52 है जो 4 खंडों में विभक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी क्वेश्चंस बनाने जाइए तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल क्वेश्चंस कितना है और उसके हिसाब से टाइमिंग कितना है, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आप उस क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। इसमें टोटल 4 खंड है और 4 खंड में टोटल 52 यानी 52 क्वेश्चंस दिया गया है। खंड क, ख, ग और घ है। खंड क में जो है 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न जो दिया गया है वो बहु वैकल्पीय प्रश्न है, यानी MCQ प्रश्न है और हर एक प्रश्न में आपको 4-4 ऑप्शंस मिलेगा। खंड ख में जो है 31 से 38 तक जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें टोटल 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंक का रहेगा। खंड जो ग है उसमें 39 से लेकर के 46 तक है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें टोटल 6 प्रश्नों का आपको अनिवार्य रूप में आंसर देना है और इसमें टोटल और इसमें प्रत्येक जो प्रश्न होंगे उसका 3 मार्क करके रहेगा। और जो खंड घ है इसमें जो है 47 से लेकर के 52 तक है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको 4 प्रश्नों का अनिवार्य रूप में उत्तर देना है और प्रत्येक का जो मार्क होगा वो 5 अंक का होगा। तो ये था आपका सामान्य निर्देश जो आप एग्ज़ाम सेंटर पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है, उसको कैसे हैंडल करना है। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि खंड क में आपको पठित बोध मिलेगा जो आप सब जानते हैं और ये बहुत आसान होता है। आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपसे ये बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखता है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है, समाज का दर्पण। यह न केवल समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है बल्कि उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति भी रखता है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करना, उन्हें सही और गलत का भान कराना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। कोई साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और अन्याय को उजागर किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है, जबकि महादेवी वर्मा जी ने नारी के आत्मसम्मान और संघर्ष की कहानियों को शब्द दिए हैं। साहित्य का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब पाठक के हृदय में संवेदनाओं को जागृत करे और उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराए। तो ये था आपका टोटल अपठित बोध। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब भी अपठित बोध बनाएं यानी गद्यांश को बनाएं तो सबसे पहले आप प्रश्नों को देखें और उसके हिसाब से ऊपर आप ठीक करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न कहा गया है। इसमें लिखता है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हमने आपको ऊपर बताया था कि साहित्य का जो
प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समाज की वास्तविकता दिखाना और परिवर्तन लाना। दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य विषय क्या था, तो वो क्या था आपके, किसानों की दुर्दशा। तीसरा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में किनके संघर्ष को चित्रित किया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चे लोग, बी, महिलाओं का। जो चौथा प्रश्न उसमें लिखा है गद्यांश के अनुसार साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा गया है, तो इसका जो उत्तर होगा भी, क्योंकि यह समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। आप लोगों को सबको समझ में आया, आप लोग एकदम मतलब टेंशन रहित होकर के, बिल्कुल तनाव रहित होकर के बिल्कुल वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज़ पूरा समझ में आने लग जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। पद्यांश यानी कविता का ही एक भाग होता है। क्या लिखते हैं, क्या लिखे हैं, यह धरा, यह गगन, यह बगिया हरी, यह हवा, यह फिजा, यह नदी की लहर, सबका जीवन, सबका यह संसार है, नहीं किसी का केवल यह अधिकार है। पर मानव भूल कर यह गर्व करता, संसार पर अपना राज समझता, संसार के साधनों को नष्ट किए, जो प्रकृति ने भी अपने क्रोध व्यक्त किए। अब समय है चेत जाओ सब लोग, नष्ट करे न यह सुंदर धरती का योग, प्रकृति का मान करे, संतुलन बनाए रखे, तभी ये जीवन, ये धरा सजीव रह सके। ठीक है, इसमें बेसिकली पर्यावरण के बारे में और प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति का किस तरह से आम इंसान दोहन कर रहा है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, और उसके कारण भविष्य में जो घटनाएं घट सकती है उसके बारे पे वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस नंबर 5 लिखा है कि पद्यांश के अनुसार संसार का अधिकार किसका है, संसार पर अधिकार किसका है, इसका सही उत्तर होगा सभी जीवों का। क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि पद्यांश में मनुष्यों की किस भूल का उल्लेख किया गया है, तो इसमें है संसार पर अधिकार जताना, मतलब इंसान समझता है कि संसार मेरा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि पद्यांश में प्रकृति के क्रोध का क्या कारण बताया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो है संसाधनों का नष्ट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें लिखा है कि पद्यांश के अनुसार धरती को सजीव रखने के लिए क्या करनी चाहिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है प्रकृति का मान करना और संतुलन बनाए रखना। ठीक है, इस तरह से है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। बच्चे लोग यहाँ से हर एक साल आपको बहुत ही आसानी ढंग से नंबर मिलता है, आप अगर ठीक से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं तो। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को। यहाँ पे लिखा है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है, अधिसूचना का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है, तो आपको देना है राजपत्र से। ठीक है, कहाँ से देना है, राजपत्र से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो आपको शायद मैंने क्लास में समझाया था, पुरानी क्लास में मेरे यहाँ कॉलेज में, कि निबंध के 3 भाग होते हैं। एक होते हैं प्रस्तावना या भूमिका, एक ही भाग का। सेकंड भाग होता है विषय विस्तार, और थर्ड भाग होता है निष्कर्ष या फिर मूल्यांकन। इसमें लिखा है कि निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों निबंध का जो अंतिम भाग कहलाता है वो कहलाता है निष्कर्ष। आपको कभी कभी ऑप्शंस में जो है उपसंहार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराना नहीं है, वो उपसंहार भी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है PTI क्या है, ये VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये हर एक साल पूछा जाता है। तो PTI क्या है, एक समाचार एजेंसी है। आगे क्वेश्चन पे लिखा है कि भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया, भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कहाँ बच्चे लोग, गोवा में। ठीक है, कहाँ पे, गोवा में।
13 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है कि संचार प्रक्रिया में आए बाधाओं को क्या कहते हैं। संचार प्रक्रिया में आए बाधाओं को क्या कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चे लोग, शोर। अगर बहुत हल्ला गुल्ला होगा, शोर शराबा होगा, तो कोई भी संचार प्रक्रिया जो है वो कम्प्लीटली नहीं माना जाएगा, उसमें काफ़ी सारे दिक्कत आ सकता है। 14 नंबर क्या है क्वेश्चन पे कि उल्टा प्रामिंड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा समाचार लेखन में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है समाचार की आवाज़ किसे माना जाता है। समाचार की आवाज़ किसे माना जाता है, संपादकीय को। किसको, संपादकीय को, क्योंकि यही पूरा चीज़ों को हैंडल करता कि क्या छपना है, क्यों, कहाँ छपना है, किस स्थिति को उजागर करना है, तमाम चीज़ों के बारे में यही ध्यान देता है। आगे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आलेख के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी आया है, आलेख के लिए कौन सा अंग्रेजी शब्द का होता है प्रयोग। तो लोग ध्यान रखिएगा, वो होता है आर्टिकल्स का। किसका, आर्टिकल्स का। तो अब तक जो हम लोगों ने टोटल 16 प्रश्नों का उत्तरी देख लिया है। अब हम लोग जाते हैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपके जो गद्यांश पूछा गया है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का ये जवाब मिल जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप में मैं 6 साल से जब लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 साल जो मैं सेवा दिया हूँ, 6 साल के ये अनुभव से बता रहा हूँ कि इस तरह के सेट जो बनते हैं, उस सेट से तकरीबन 50 से 60% क्वेश्चन वहाँ जा कर के टच करता है, मिलता है। इसलिए आप इसको बड़े गंभीरता से के साथ देखेंगे ताकि आपसे क्वेश्चंस बन जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक, लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर लिखा है भक्ति अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करते। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसी अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। क्या करती, चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क सेरेमनी के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर देखा संभल कर देखा लिया। ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। आप इसको एक एक करके देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, तो आपको जो है यहाँ पे आंसर उसका मिलेगा। हम लोग चलो सीधे आते हैं प्रश्नों पे। यहाँ पे लिखा है उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में है। तो आपको सीधा इसके आंसर आपको पता है, वो होगा भक्तिन के बारे में। 18वां जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछ जाने पर वह शस्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है। तो वो क्या होगा, चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है, इसके बारे में पूछे जाने पर। इस बात जो 19वां नंबर प्रश्न है वो लिखा है कि इधर उधर बिखरे रुपये पैसे का भक्तिन जो कुछ करती है, हम उसे चोरी मानेंगे, क्यों। उसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे लिखते हैं भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था। तो भक्तिन का जो परम कर्तव्य था वो था लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। क्या था, लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे लोग, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप लोगों को मैं डीपली उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ है, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बट जैसे ही आपका
लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उस पर एक एक चीज़ों पे ध्यान देंगे। यहाँ लिखते हैं निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी चयन कीजिए। लिखते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सेनुसुरों का पानी किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। ये जो पंक्ति है बच्चे लोग, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है और इन्होंने अपने पत्नी जो श्यामा थी उनके बारे में लिखा था। ठीक है, उस पर क्या कहते हैं देखिए, जो पहला नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर जो प्रश्न है, उसमें क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। पंक्ति से कवि का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। कि जीवन में कितनों भी समस्या आ जाए, बट आपकी जो निजी जीवन है उसमें आपकी जो झोल झमेले हो रहे हैं, जो आपको जो झेलना पड़ रहा है, उन सभी समस्याओं को आपका क्या करते हैं, समाधान लेकर के आपको चलना पड़ता है। आगे लिखते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए भी कभी क्या कर लेता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। वो क्या होगा, अपने जीवन से प्रेम करता है। मतलब कहना चाहता है कि आपके जीवन में कितनों भी समस्या है, आपके जीवन में कितनों भी जिम्मेदारियां आए, पर उस जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं है, उसको प्रेम पूर्वक अपनाना है और उसको स्वीकार करके अपने जीवन के कर्तव्य पथ पे आपको आगे बढ़ते जाना है। आगे लिखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के, स्नेहसुरा में कौन सा अलंकार है। ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेहसुरा में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए यानी रूपक अलंकार है। 24 क्वेश्चन से देखिए, इसमें लिखता है जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, से कवि क्या कहना चाहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ए, संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद आज बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। भक्तिन महादेवी लिखा है कि भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। ठीक है, भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी। हाँ, तो जो भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा से 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष बड़ी थी। इसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन से कि किसकी गर्मी से बाजार, लिखा है कि यहाँ देखिएगा, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो वो है आपका होगा डी, यानी पैसे की गर्मी से बाजार में जितने सारे सामान होते हैं वो खरीदने की ओर विवश करते हैं। 27 में लिखा है बहुत नीले पंख जैसे में कौन सा अलंकार है, इसमें दिया है सी, बहुत नीले पंख जैसे, इसमें क्या है, उपमा की बात की गई है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं वादल राग कविता में कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्रांति के रूप में। बादल राग एक कविता है इंटर सेकेंड ईयर पे, और उसमें वो कवि बादल को बुलाते हुए कहते हैं कि अगर आप जैसे ही आएंगे तो सबके जीवन में एक नई क्रांति, एक नया उमंग, एक नया जोश आएगा और सब कोई एक नए क्रांति विचारधारा के साथ समाज को परिवर्तन करने पे जुट जाएंगे। इस तरह की बातों का चर्चा किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। लिखता है कि जूझ पाठ के लेखक कौन है बच्चे लोग। जूझ पाठ के लेखक कौन है, तब सबको पता होगा, ये है आनंद यादव। कौन है बच्चे लोग, आनंद यादव। 30 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था, अब सबको पता होगा, मार्गरेट। क्या, मार्गरेट। तो इस तरह से जितने सारे तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन सब का इस तरह का आंसर होता है। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे जो खंड ख में है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो खंड ख में है। इसमें लगता है कस्टम अधिकारी ने सफिया की बात सुनकर क्या किया। ये जो कस्टम अधिकारी है ये है नमक सजिया का अब लिखा गया एक बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है, जिसमें कस्टम अधिकारी जो है
सफ़िया को रुकते हैं और जब सफ़िया जब कहते हैं कि मैं जो है कश्मीर से लाहौर, यानी कश्मीर लाहौर से जो मैं अपनी दादी के लिए नमक लेके जा रहा हूँ क्योंकि उनको ये नमक बहुत पसंद था, उसके बारे में जिक्र होता है। और जब सफ़िया जब सारी बात बताते हैं कस्टम अधिकारी को, तो कस्टम अधिकारी उसको सहायता करते हैं और उसको नमक ले जाने का इजाज़त देते हैं। आगे लिखते हैं कि कालिदास को लेखक ने क्या कहा है। कालिदास को लेखक ने जो है इसमें क्या कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखते हैं कि धर्मवीर भारती अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। बहुत सरल है, धर्मवीर भारती या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है, अगर मैं आपको बताऊं जैसे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो रचनाएं हैं उसमें एक जैसे आपको मैं बताऊँ अपने निराला के जैसे परिमल है, गीतिका है, गुंजन है, तमाम उनकी रचनाएं हैं। तो ये 2 रचना का आपको नाम लिखना है। अगर लिखते हैं बच्चे किस बात की आशा से टेंडों से झांक रहे होंगे। एक कविता से लिया गया है कि जब अपनी माँ घर से दूर चले जाते हैं अपने बच्चों के खान पान की व्यवस्था करने के लिए, तो उस समय की जो घटना है जब माँ जब बहुत देर बाद भी वापस जब अपने घोंसलों पे नहीं आते हैं, तो उस घोंसले के अंदर जो बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो लोग बाहर आकर के अपनी आंखें बिछाए ताकते रहते हैं कि मैया कब आएगी ताकि हम लोगों का पेट भर सके, वो खाना लाएगी उनके दाना लाने के कारण। आगे लिखते हैं 35 में लिखा कि कवि के अनुसार कविता क्या है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि कवि के अनुसार कविता क्या है, आपको कविता के बारे में बताना है, ठीक है। आगे लिखते हैं बच्चा कब खिलखिला कर हंस पड़ता है, ठीक है। बच्चा कब खिलखिला कर हंस पड़ता है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। यहाँ पे एक और है कि यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ये जो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखिए कंटिन्यू दिखाई दिया, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें घबराना नहीं है। अगर आपको उत्तर आता है तो उत्तर देना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो 38 नंबर जो प्रश्न उसमें लिखता है कि एन फ्रैंक का परिवार कहाँ छुपे हुए थे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप पेपर जरूर देख लीजिएगा। आगे लिखते हैं लेखक, यहाँ पे जो खंड ग है देखिएगा, यहाँ पे जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा और आपको कुल जो है 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें लिखते हैं लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। दास्ता क्या है, दासत्व भाव क्या है, पराधीनता क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ढोलक की आवाज़ से पूरे गांव पर क्या असर होता था। ये बहुत बड़ी घटना है ढोलक के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे पूरे गांव में अब मलेरिया का ये प्रकोप चल रहा था और उस टाइम पे जो है ढोलक के कारण जो पहलवान था वो सबको एक नई उम्मीद देता था कि हम तुम्हारे साथ हैं और कितनी भी बिगड़ परिस्थितियाँ आए आपको उससे घबराना नहीं। ये तमाम बातों का इस पर जिक्र किया गया है। 41 पे लिखा है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, क्योंकि भक्तिन ऑलरेडी देहाती महिला थी और एक सर्वशिष्ट थी और उनका जीवन शैली बहुत ही सादगी से भरा पूरा था। इसलिए कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा जी यानी लेखिका जो है उनके भी जीवन में काफ़ी सारे देहातीपन, काफ़ी सारे सादगी और सात्विक वाली ज़िंदगी देखने को मिले। 42 में लिखते हैं कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतार को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। ये भी घटना है पहलवान की ढोलक से लिया गया है और उसमें कहता है कि जब पूरा गांव शोकग्रस्त था, पूरे डर का माहौल था, वो इस स्थिति में जो है ना पहलवान अपने ढोलक के माध्यम से सबको ये आश्वासन दिलाते थे कि आपको विकट परिस्थिति में भी किसी तरह से हार नहीं मानना है। और ये बात वो अक्सर अपने ढोलक के माध्यम से सबको समझाते थे और रात भर सुबह इधर शाम से शुरू होकर के पूरे रात भर सुबह तक ढोलक बजा करके सबका हौसला अफजाई करते थे। यहाँ पर लिखते हैं 33 में है कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। यहाँ पे जो उषा कविता है, यहाँ पे इसका जिक्र किया गया। उषा कविता बेसिकली जो प्रभातकालीन समय होता है उसके बारे में जिक्र किया गया कि जब पहली बार जब सूर्य की रोशनी धरती पे आती तो उनकी लाल लाल किरणें ऐसा लगता कि मानो पूरे संसार को सुशोभित कर दे रहा हो और वो सुशोभित इतना सुंदरमय देखने लगता है कि आप देख करके प्रसन्न हो जाओगे। उसी चीज़ को इन्होंने बड़ी गतिशील और बड़ी सादगी के साथ सौंदर्यपूर्वक वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसमें कहते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कोरोना के मुखौटे में छिपी कुर्ता कविता है।
विचार कीजिए। ये जो है ना कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें एक संपादक का और एक ऐसे शोषित व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है जो अपाहिज है, जो अपंग है, जो कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने दुख पीड़ा बता नहीं सकता। बड़े संपादक महोदय जो है कुछ चंद व्यूज पाने के लिए उसको तरह तरह की क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको विचलित कर देते हैं, उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाना चाहते हैं कि बताओ आपको कैसा आभास हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि अपाहिज होना कोई पाप है। तमाम तरह की बातों का जिक्र यहाँ पे किया गया है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। 45 नंबर कहता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, फिर भी उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे कि बच्चों लोग, आप लोग जब आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा विशेष वर्णन है। और सिंधु घाटी सभ्यता को एक ग्रामीण और आंचलिक सभ्यता के रूपरेखा से देखा नहीं जाता था, उसको एक शहरी जीवनचर्या के रूप में, शहरी जीवन रेखा के रूप में देखा जाता था। फिर भी उन पे किसी भी तरह का आडंबरता का कोई छाया प्रतीत उसमें देखने को नहीं मिलता था। उसका कारण सबसे बड़ा यही था क्योंकि उस सभ्यता के अधिकतर लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और उनको पता था कि आडंबर जब भी किसी समाज में प्रवेश कर जाता है तब समाज का विघटन हो जाता है और वो सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाता है। इस तरह की बातों का आपको उल्लेख करना है एग्जाम पे। 46 नंबर कहता है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ। स्वयं जो है कविता रच लेने की विषय पे उनके जीवन में कैसे ध्यान आया। तो ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि अगर आप व्यक्तिगत रूप में अगर खुद के ऊपर अगर कुछ सोचते हो, समझते हो कि भाई मैं अब तक के जीवनचर्या में, जीवन काल में मैंने अब तक क्या किया, मैंने अब तक क्या ख्याति प्राप्त की है, और उस बारे में अगर आप कुछ चंद लाइन लिखते हो तो आपको कम से कम इतना ताफास हो जाता है कि वास्तव रूप में हमने अब तक क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं किस क्षेत्र में असफल रहता हूँ, विषय के बारे में आपको अपने खुद से आभास होने लगता है। हम लोग चलते हैं इसके बाद खंड घ, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है और आपको आपको इसमें टोटल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें लिखता है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अथवा नारी सशक्तिकरण विषय पर एक निबंध लिखते। बच्चों लोग, आप लोग इस पर ध्यान देना है। नारी सशक्तिकरण एक आज का ज्वलंत मुद्दा है और आप इस पक्ष में अगर एक निबंध लिखते तो सबसे पहले आपको भूमिका अच्छे ढंग से तैयार करना है। भूमिका, फिर प्रस्तावना, फिर आपको होगा विषय विस्तार, फिर उसका निष्कर्ष या फिर उपसंहार। सबसे पहले आप जब भी भूमिका तैयार करेंगे तो भूमिका में आपको नारी के संदर्भ में, नारी का होना हमारे इस जगत में कितनी आवश्यकता है, वो किस तरह से काम करता है, तमाम चीज़ों के बारे में आपको उल्लेख करना है। उसके बाद उनकी जो विषय विस्तार है कि नारी हमारे समाज को किस दिशा की किस दिशा की ओर लेके जा रहा है, तमाम चीज़ों के बारे में आपको जिक्र करना। धीरे धीरे अगर आप इसको जिक्र करोगे तब से हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग आज चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कि आपके शहर में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के कारण महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई है। आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर आप इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से सख्त कानून और ठोस कदम उठाने की अपील करें। ये जो प्रश्न लिया गया है ये विशेष रूप से जो है आपको इसमें क्या करना है, एक संपादक महोदय को एक आवेदन लिखना है जिसमें आपको इस बातों का जिक्र करना है कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं को लेकर के जो असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, इस विषय पे सरकार कड़ी से कड़ी निर्णय ले, प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था बनाए ताकि इस तरह की घटनाओं को इस तरह की जो घटनाएं घट रही है उस पर गिरावट आए और जो अपराधी हो उस विषय पे डरे कि नहीं, हमें कानून के बाहर जाकर कोई भी घटनाएं नहीं करनी है। आगे लिखते हैं कि प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों लोग प्रतिवेदन दैट मीन्स होता है आपका रिपोर्ट। अब जब भी रिपोर्ट लिखो तो रिपोर्ट में अधिकतर जो है आपका प्रेजेंट नहीं, पास्ट जो बीत चुका है आप लोग उसके बारे में ही रिपोर्ट अधिकतर तैयार किया जाता है। तो अब जब भी रिपोर्ट लिखिएगा आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट लिखते समय शब्दों का चयन बिल्कुल सरल होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप जब भी रिपोर्ट लिखें वो रिपोर्ट प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी जो पाठकगण होंगे उसको समझ में आए और वो उसको बड़े अच्छे ढंग से, चहीते ढंग से उसको वो पढ़े। और तीसरी बात है कि उसको बड़े ही लुभावनी शब्दों का प्रयोग करते हुए और उसका जो शीर्षक होगा वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है ताकि वो अच्छे ढंग से दिख पाए। इसके बाद लिखता है कि जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन से हैं। देखिएगा आपकी प्रेजेंट टाइम में जनसंचार जो है वो बहुत बड़ी भूमिका के रूप में हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आपके जैसे सेना के
बल के क्षेत्र में हो, तमाम विषयों पे जो जनसंचार है वो जो एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तित्व को अपना बात रखने पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो आपको उसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं 51 में लिखता है कि समाचार को परिभाषित करते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालें। अब समाचार क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, उसका परिभाषित करना है और उसके जो विविध तत्व है उनके बारे में धीरे धीरे आपको उल्लेख करना है। और अंतिम प्रश्न जो है 52, यानी इसमें लिखता है कि काव्य सौंदर्य को लिखें। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकरम अवश्य शरीर पर चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूँ, इसलिए कि तुम मुझसे ही परिविष्ट आच्छादित रहने का रमणीय या उजला आप सहा नहीं जाता। दूध कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोला। ये जो सेकंड वाला जो लाइन है बच्चे लोग, ये तुलसीदास की कवितावली से है। और जो फर्स्ट वाला लाइन इसमें ईश्वर को एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति ये आग्रह कर रहा है कि मैं अगर तुमको अगर कभी भी भूलने का प्रयास करूँ तो आप मुझे ऐसा दंड दो कि मैं उस दंड को बार बार याद करूँ और आपको याद करूँ मैं। मतलब कहता है कि हे प्रभु मुझे ऐसा कभी दिशा गति नहीं देना, ऐसे मुझे कभी मानसिकता नहीं देना जिससे मैं आपसे दूर चला जाऊँ। सेकंड वाला जो लाइन कहता है कि मुझे दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुल्हा कहो कोई। ये जो सेकेंड वाला जो लाइन है ये तुलसीदास जी का है, उसमें तुलसीदास जी के विषय पे कहा गया है। तो फाइनली ये वीडियो था आपका पूरा हिंदी सेट, यानी हिंदी कोर का एक सेट था। इससे लगभग जो मेरा अनुभव कह रहा है वो 40 से 50% तक आपको टच कर सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा। और अभी बच्चे लोग जितना हो सके प्रैक्टिस सेट को अभ्यास करता रहिए ताकि आपसे एग्जाम पे पूछे जाने वाले प्रश्न ना छूटे। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो उसका जो है ना पारितोषिक देना मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।